आपको पता ही होगा, हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे? हमने बेसिक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया था, हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था, क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे, हम वेरियस एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे, वेरियस एग्जांपल जिसमें अपरेंट हाइट अपरेंट डेप्थ वाले भी बताए थे मैंने, एंड उसके अलावा कुछ अदर एग्जांपल्स कर रहे थे। यही था, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब भी कर लिया था। ऑलरेडी डिस्कस चीज़ें। ओके, ये सब चीज़ें अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस कर ली थी। तो हम कर रहे थे वेरियस एग्जांपल्स, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें स्पेशली हम एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने जो एग्जांपल पढ़े थे, कितने पढ़ लिए थे? लगभग 5-6 तो पढ़ लिए होंगे हम। हाँ, 5, 6, 7 एक हो गए थे, ठीक है, इसमें 2 हो गए थे। चलो 8th, वैसे नंबरिंग कोई भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो मेन समझना है, ठीक है। चलिए, अब हमने पढ़ना है कि जो ओवल शेप होता है, या जिसको कहा जाता है फ्लैटनिंग ऑफ सन, तो दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का रोल होता है। कैसे होता है? आप सबको पता है कि जैसे अगर मैं ये अर्थ कंसीडर करता हूँ, ठीक है, अर्थ ने अपने आसपास एक गैसेज एनवेल्प बना रखा है जिसको अपन एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, कोई रफ लेयर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक रैंडम सा ऐसे एटमॉस्फेयर बना लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंसीडर कि भाई यहाँ है हमारे पास सन, जो कि ऑलमोस्ट स्फीयर के जैसे है। तो सन से हमारे पास रेज आती हैं, सन से हमारे पास इस पार्ट से भी रेज पहुंच रही हैं, इस पार्ट से भी रेज पहुंच रही हैं, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर वो एंटर करती है, ये वाली रे और ये वाली रे, तो सीधी थोड़ी आ पाती है, बेंड हो जाती है। ये बेंड होके ये लेट अस सपोज यहाँ पहुँच गई, और ये भी बेंड हुई और ये बेटा यहाँ पर इस तरह से पहुँच गई। तो जब इसको बैक में ड्रॉ करते हैं दोनों रेस को, इसको भी और इसको भी, तो हमें जो सन है वो कैसा दिखता है? तो वो हमें दिखता है थोड़ा सा दबा हुआ। दबा हुआ का मतलब कि किसी ने उसको दबा दिया है, जैसे अंडा दब जाता है ना, ठीक, अंडा दबा हो गया, वैसे ही पहले वो होता है उसके शेप का, ओवल शेप का हो जाता है, ओवल शेप हो जाता है, ठीक है। क्यों हुआ? बिकॉज लाइट की रेस बेंड हुई, बेंड होने की वजह से उसका शेप चेंज हो गया। तो दिस इज अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। उसके बाद आपने सुना होगा अर्ली सनराइज, या आपने सुना होगा डिलेड सनसेट। तो इसका रीज़न भी क्या है? इसका रीज़न भी क्या है? ड्यू टू हमारा एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्शन, ये यहाँ पर भी है। रीज़न अगेन सेम वही। अब अर्ली सनराइज का मतलब क्या है? ये मान लीजिए अर्थ, दिस इज अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, वेरियस लेयर्स है, रैंडम सा दिखा रहे हैं हम इसको। अब सनराइज किसको बोलते हैं आपको पता है? सनराइज कहते हैं किसको एक्चुअली में? अगर आप यहाँ पर हैं, इस जगह पर, आप अर्थ के ऊपर पर्टिकुलर इस जगह पे खड़े हैं, तो ये जो लाइन है जो हमारे पैरों में से बिल्कुल ऐसे पैरों को छू के निकल रही है, ये जो टेंजेंट है, इसको कहा जाता है होरिजन। इसको कहा जाता है होरिजन या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो जब सन इस लाइन से ऊपर आ जाता है तो हमारे अकॉर्डिंग सनराइज हो गया, और अगर सन इससे नीचे है तो अभी सनसेट है। तो रियलिटी में अभी सन यहाँ पर है, इस जगह पे। दिस इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, यानी अभी तक सनराइज नहीं हुआ। बट होता क्या है, जब सन से रेज निकलती हैं, जैसे ये कोई भी एक रेंडमली रे इस तरह से ऊपर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, हर तरफ जाती है, ठीक है, इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी। यहाँ पर जिस आदमी के पास पहुँच रही है उसके हिसाब से तो अभी वही दोपहर का टाइम है, उसको रेज सीधी मिल रही है, ठीक है। लेकिन हम तो इस पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं जो ए पे है, इसकी बात कर रहे हैं।
तो कोई रेज इधर भी निकली होंगी, कोई रे इधर भी निकली होगी। लेट अस सपोज ये रे इधर की तरफ जा रही, तो जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर की तो आपको पता है बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, बेंडिंग स्टार्ट होगी। बेंडिंग क्यों स्टार्ट हुई? बिकॉज ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जब इस पर्सन को ये वाली रे रिसीव होगी तो उसको लगेगा यार ये रे तो कहाँ से, ये बैक में ड्रॉ करते हैं इसको, तो बैक में ड्रॉ की तो इसको ये यहाँ से दिखाई देगी, तो यहाँ पर उसको क्या दिखाई दे देगा? सन दिखाई देगा। अभी सन एक्चुअल में हॉरिजन वाली लाइन से नीचे है, लेकिन इस पर्सन को यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये इसकी एपरेंट पोजीशन होगी ना। तो आपको सनराइज से कुछ पहले ही दिखाई देगा सन, इसको कहा जाता है अर्ली सनराइज, और लगभग आपको 2 मिनट पहले दिखाई देता है सनराइज। तो ऐसे ही सनसेट के टाइम पे सनसेट हो चुका होता है, लेकिन अभी भी हमें यहाँ दिखाई देता रहता है, तो 2 मिनट की गड़बड़ उसमें हो जाती है। 2 मिनट देरी के बाद सन एक्चुअल में सेट होगा। तो ये जो अर्ली सनराइज या डिलेड सनसेट का भी जो फिनोमिना है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, बिकॉज एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन से लाइट की रेज बेंड हो गई। ओके, अब ना मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। यानी ये जितने भी एग्जाम्पल थे उन सब को अगर हम पीछे छोड़ दें तो ये वाला कंसेप्ट हर हाल में आपको पता होना चाहिए, जो कि है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत बच्चे नाम में ही गड़बड़ कर देते हैं, तो ये है एक्चुअल में नाम है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में इसको TIR के नाम से भी जाना जाता है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, क्या है इसको बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक डायग्राम, और डायग्राम से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या किया जी, मैंने लेट अस सपोज एक इंटरफेस ड्रॉ किया। तो यहाँ पर मैंने एक इंटरफेस ड्रॉ कर दिया। इंटरफेस का मतलब है कि भाई इसके ऊपर जो है वो कोई रेयर मीडियम है विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1, और इसके नीचे मैंने मान लिया डेंसर मीडियम विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2। यानी 2 अलग अलग मीडियम है, इस लाइन के नीचे अलग मीडियम है, ऊपर अलग मीडियम है। और फिर मैंने आपसे कहा कि देखिए मेरे पास ना यहाँ पर कोई एक सोर्स है लाइट का, तो मैं यहाँ पर एक लाइट का सोर्स बना देता हूँ। ये है सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ से लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है, हर तरफ। तो उनमें से कुछ मेन रेज को ही मैं बनाऊंगा, ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगा, कुछ मेन रेज को ही हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐसे कुछ रेज बना ली कि भाई एक रे मान लो ऐसे इंसिडेंट कर रही है, और एक कोई इस तरह से इंसिडेंट कर रही है, और एक कोई ऐसे भी इंसिडेंट कर रही है, और एक ये भी कोई इंसिडेंट कर रही है, और एक ये भी कोई इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारी रेज बनाई इस इंटरफेस पे गिरती हुई। चीज़ों को समझना है हमें, बहुत आसान है चीज़ें। तो अब ये सारी की सारी रेज जब इस सरफेस पे गिर रही है, तो मैंने नॉर्मल भी बनाया। तो मैंने देखा भाई इसका नॉर्मल तो ये खुद ही है। थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देते ना, देखिए ये तो खुद ही नॉर्मल के ऊपर आ रहा है। और यहाँ का अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ तो भाई ये हुआ, इस पॉइंट का भी नॉर्मल बना ही लेता हूँ ताकि रिफ्रैक्शन को समझा जा सके। इसका भी नॉर्मल बना दिया, और इसका भी क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ रेज जो हैं वो इस तरह से जा रही हैं, आप देख पा रहे हो। भाई पहली रे की बात करें तो भाई ये वाली रे ऐसी सीधी गई, तो आपको पता नॉर्मल रिफ्रैक्शन नहीं होता, और ये भाग जाएगी सीधी, चली जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दूसरे में अगर देखें तो आपको लाइट की रे कुछ इस I1 एंगल पे गिरती हुई नज़र आ रही है, और कहाँ, डेंसर में है, और डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही है। तो क्या आपको पता है जब भी एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होता है? चलो बताओ, कमेंट में बताएं ज़रूर बच्चे। जब भी एक लाइट की रे रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है? क्या वो अवे जाएगी? पहला क्वेश्चन, क्या वो अवे जाएगी या फिर वो टुवार्ड हो जाएगी? मतलब इसको जाना सीधा चाहिए था, लेकिन सीधी थोड़ी जाएगी। इसको जाना सीधा चाहिए था, सीधी थोड़ी जाएगी। इसको जाना सीधा चाहिए था, सीधी थोड़ी जाएगी। इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधी थोड़ी जाएगी। किधर जाएगी ये आप बताएंगे मुझे। डेंसर से रेयर टुवार्ड द नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। जब रेयर से डेंसर जाती है तब बेंड टुवार्ड द नॉर्मल होती है, और जब एक रे डेंसर से रेयर जाती है तो अवे हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये लाइट के लिए अवे हो जाएगी। देखो नॉर्मल तो ये आप देख पा रहे हो, एक पर्पल सी कलर की लाइन है, इससे अवे हो गई, ये इधर की तरफ चल पड़ी, हो गया। पहले केस में नॉर्मल से अवे हो गया भाई, ये I एंगल था, ये R एंगल से चली गई भाई। R बड़ा ही तो होना चाहिए, रेयर डेंसर से रेयर जा रहा है तो R बड़ा ही तो होगा। तो ये रे कुछ इधर चली गई। फिर मैंने आपसे सवाल पूछा भाई इस केस में बताओ, इसमें भी तो वही केस होगा सर, और ज़्यादा अवे चली गई भाई, ये इधर चली गई। मुझे बताइए क्या दोनों में कोई फ़र्क दिख रहा है?
इस और इस डायग्राम में। हाँ सर बिल्कुल, ये I1 एंगल पे आ रहा है और ये I2 एंगल पे आ रहा है, और I2 I1 से बड़ा है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले से ज़्यादा बड़ा है। फिर अगले केस में आप क्या देखोगे भाई, अगले केस में जो रे ऑफ लाइट है फिर और थोड़ी सी अवे होगी। कितना अवे होगी सर? सर ये तो बहुत ज़्यादा अवे होगी, तो बड़ा खास वाली अवे होगी। खास क्या है इसमें सर? आपने इसको एक बड़ी ही स्पेशल एंगल पे फेंका कि इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। लाइट की रे बस अपने नॉर्मल से, ये नॉर्मल लाइंस हैं, ये नॉर्मल से अवे हो रही हैं। पहले केस में थोड़ा सा अवे हुई, अगले केस में थोड़ा सा ज़्यादा अवे हो गई, ठीक है, और उस अगले केस में इतना ज़्यादा अवे हो गई कि वो अलोंग द सरफेस चल पड़ी। तो ये बड़ा खास एंगल हुआ इंसिडेंस का। इस खास एंगल को हम बोल देते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोल देते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से सुनना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, जब लाइट की रे बहुत ज़्यादा अवे हो जाए और अलोंग द सरफेस चल पड़े, उसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। और फिर मेरा सवाल कि अगर आपने एक लाइट की रे को एक ऐसे एंगल से फेंका जो क्रिटिकल से भी बड़ा है, तो बोले सर और कितना अवे हो? अब इससे पहले वाले में लॉन्ग सरफेस चल पड़ी, इसमें क्या आ जाएगा सर? नीचे ही आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल नीचे ही आ जाएगी। तो क्या इस लास्ट वाले फिनोमिना में आपको क्या स्पेशल दिखा? यार हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, एक लाइट की रे डेंसर से रेयर जा रही है, लेकिन हुआ क्या, वो उधर जाने की बजाय वापस सेम मीडियम में आ गई, सेम मीडियम में वापस आ गई, है ना। ये रिफ्लेक्शन की तरह ही तो लग रहा है और वापस अंदर आ रहा है, इसीलिए इसको कहा गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो टोटली अंदर ही वापस रिफ्लेक्ट हो गया। अरे रिफ्लेक्ट नहीं हुई, यहाँ पर हुआ तो रिफ्रैक्शन है, बट रिफ्लेक्शन जैसा लग रहा है, इसीलिए इसके नाम में ये अक्षर दे दिया गया। लेकिन ये हुआ कब? जब एंगल इंसिडेंस का क्रिटिकल से बड़ा निकला। पहले तो बताओ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अभी और है इसके बारे में बहुत कुछ सीखना है, ऐसा नहीं। पहले डायग्राम को थोड़ा सा समझ आया आपको भी? हाँ, कैसे मैंने ये रेज बनाई। मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, लाइट की रे जब डेंसर से रेयर में जा रही होती है तो उसके लिए एक खास एंगल ऐसा होता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर उससे भी बड़े एंगल पे लाइट को गिरा दें तो वो वापस से मीडियम में आ जाती है। और इसी फिनोमिना को हमने क्या कहा? इसी को कहा हमने TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं बोलूँ क्या? व्हेन रे ऑफ लाइट traveling from denser to rarer medium at an angle, किससे बड़ा भी ये एंगल? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। भाई उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल से बड़ा हो, भाई क्या होगा? इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, है ना, इट कम्स बैक। रिफ्लेक्टेड बैक भी लिख सकते हो, एक टाइप से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, इनटू द सेम मीडियम। इसी को क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात समझ आई? कि लाइट की रे जब डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करे और उसका एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो जाए तो वापस आ जाती है। ध्यान देना, यहाँ ये जरूरी नहीं ये वाला एंगल और ये वाला बराबर हो, यहाँ रिफ्लेक्शन के लॉज हो गए हो, ये जरूरी नहीं है। बस यहाँ पर अवे वाला काम है, बहुत ज़्यादा अवे होगी और वापस नीचे आ गई, ऐसा लग रहा है कि हमें तो यार रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अच्छा अब हमें कुछ चीज़ें और समझनी है। जैसे हम पहले क्रिटिकल एंगल को थोड़ा सा समझते, क्रिटिकल एंगल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल एंगल थीटा से। अच्छा, क्रिटिकल एंगल की खास बात क्या थी? मैंने अगर आपको याद हो डायग्राम में कुछ खास बताया था। भाई क्या था? सबसे पहले एक इंटरफेस था, यहाँ एक डेंसर मीडियम था, यहाँ एक रेयर मीडियम था। ठीक है, लाइट की रे कहाँ से जा रही थी? लाइट की रे भैया डेंसर से जा रही थी। किसकी तरफ? रेयर की तरफ। सीधी थोड़ी जाएगी, तो हमने पहले इसमें एक नॉर्मल भी बनाया था, अगर आपको याद होगा, तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल बना दिया।
ठीक है। तो क्या था क्रिटिकल एंगल? ये एक ऐसा खास एंगल था जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये जो रे है वो इधर चल पड़ती है, इधर चल पड़ती है। इस केस में एंगल्स की क्या खास बात हो जाती है भाई, ये वाला एंगल हम इसको क्रिटिकल तब बोलते हैं जब ये वाला एंगल, रिफ्रैक्शन वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए, तभी बोलते हैं ना इसको। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। तो क्या है ये, क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एट डेंसर टू रेयरर इंटरफेस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो ना बिकम 90 डिग्री, उसको बोल देते हैं क्रिटिकल एंगल। अच्छा जी, इसका अब फॉर्मूला भी सर ड्राइव कर ही लेते हैं, तो कर लेते हैं। अब हम इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं यूजिंग, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, इस लाइन के नीचे और ऊपर दो अलग अलग जगह, नीचे एंगल कौन सा है, थीटा सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, तो n2 इंटू में साइन ऑफ थीटा सी, बराबर में ऊपर वाला क्या है n1 इंटू में साइन ऑफ 90, साइन 90 तो 1 होता है, तो हमारे पास साइन ऑफ थीटा सी जो आया वो आया n1/n2। सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल। अच्छा, जनरली क्या होता है, इन अगर एयर की बात करें भी, जो रेयर है वो n1 को मैं एयर मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, और दूसरा कोई मीडियम मान लेता हूँ, ग्लास व्लास कुछ भी है, तो n2 को सिंपली n लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू 1/n। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आप दो मीडियम में, जो रेयर वाला है उसको मैं अगर एयर मानता हूँ, तो जो क्रिटिकल एंगल है थीटा सी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए क्रिटिकल एंगल उतना कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा। ठीक है, ऐसे अलग अलग मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम पे डिपेंड करने का मतलब, सर अगर मेरे पास एक ग्लास का स्लैब है, ठीक है, इसके ऊपर एयर है, ये नीचे यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर मान लीजिए कोई वाटर है और यहाँ पर एयर है, तो भाई ज़रूरी नहीं कि दोनों के लिए क्रिटिकल एंगल सेम होगा, दोनों के लिए अलग अलग होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n1 मान लिया, इसका 2 मान लिया, भाई इनका तो 1 है ही। तो जनरली क्या होता है, पानी से ज़्यादा ग्लास डेंस होता है, n1 जो होता है वो ग्रेटर देन n2 होता है। और क्रिटिकल एंगल बिल्कुल उल्टा, कि अगर इस मीडियम में, मतलब मैं ग्लास पे लाइट को गिराऊँ और मैं चाहता हूँ वो अलोंग द सरफेस हो जाए, और मैं वाटर में भी ऐसा चाहता हूँ लाइट को गिराऊँ कि वो अलोंग द सरफेस हो जाए, तो दोनों बार मुझे किसी पर्टिकुलर एंगल पे गिराना पड़ेगा। किस केस में वो कम होगा, किस केस में वो ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। क्योंकि अभी अभी बताया थीटा सी तो n के इन्वर्सली है, जिसका n बड़ा उसका थीटा कम, n1 का बड़ा थीटा इसका कम, थीटा ऑफ क्रिटिकल एंगल फर्स्ट का कम होगा, सेकंड का ज़्यादा होगा। मतलब इसमें छोटे एंगल पे गिराओगी और इसका जो है वो अलोंग सरफेस चली जाएगी, इसके लिए बड़ा एंगल चाहिए। और सोचो ज़रा, मान लीजिए इसके लिए पर्टिकुलर 42 डिग्री है, लेट अस सपोज इसके लिए 44 है, कि भाई इस पर 42 पे गिराओगे लाइट इधर चली जाएगी, इसमें 44 पे गिराओगे इधर चली जाएगी। और मान लो मैं तुमसे बोल दूँ कि भाई इस पहले केस में तुमने लाइट रे को 45 पे गिराया, तो क्या होगा, वो वापस अंदर आ जाएगी, TIR हो जाएगा ना। फिर इससे बड़े एंगल पे तो TIR हो जाता है, और इस एंगल पे अलोंग द सरफेस चली जाती है। हमें तो TIR को मेन समझना है। ओके ओके, अब थोड़ा सा इसको कनेक्ट करते हैं विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को विद वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ एंड क्रिटिकल एंगल, तीनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से ही वेवलेंथ के इन्वर्सली होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थीटा सी की यानी क्रिटिकल के भी इन्वर्सली होता है। तो कुल मिला के एक बात पता लगी कि थीटा सी और लैम्डा दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली हो गए। तो ये इसके इन्वर्सली, इसके दोनों डायरेक्टली हुए ना। यानी अगर जिसकी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए क्रिटिकल एंगल भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल, अगर मैं तुमसे कंपेयर करने के लिए बोलूँ रेड और वायलेट की, तो रेड और वायलेट में आपको पता है वेवलेंथ ऑफ रेड ज़्यादा होती है किससे, वायलेट वाले से। तो क्रिटिकल एंगल भी किसके लिए ज़्यादा होगा, रेड वाले के लिए ज़्यादा होगा और वायलेट वाले के लिए कम होगा। इसका मतलब कि कोई पर्टिकुलर इंटरफेस है, कोई पर्टिकुलर इंटरफेस है, तुमसे बोलूँ इस पर एक रेड कलर की लाइट गिरानी है और एक वायलेट कलर की लाइट गिरानी है, क्या दोनों के लिए सेम एंगल होगा क्रिटिकल? नहीं ना, रेड वाले के लिए सर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा होगा और ये एंगल थोड़ा सा कम होगा। किसके लिए? क्रिटिकल एंगल की कंडीशन के लिए। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, कंडीशंस क्या हैं TIR की।
अच्छा, तुम्हें ना क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दी जा सकती है, फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिख ही दिया था, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1/n। कंडीशंस ऑफ टी आई आर बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस है, बहुत ही सिंपल, इवन उसकी डेफिनेशन में भी वो कंडीशंस हमने लिख दी। पहली कंडीशन क्या थी कि लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयर जाए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई मस्ट बी ग्रेटर देन किससे, क्रिटिकल एंगल, आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशन मिल गई तो समझ लो टी आई आर हो जाएगा, अदरवाइज टी आई आर नहीं होगा। टी आई आर के लिए ज़रूरी है डेंसर से रेयर जाना ज़रूरी है और एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना ज़रूरी है। ठीक है भाई, क्यों ऐसा, क्यों सर? अरे रेयर से डेंसर डाल दोगे तो वो बेंड टुवार्ड द नॉर्मल हो जाएगी, अवे वाला सीन ही नहीं होगा, अवे वाला सीन ही नहीं होगा। ठीक है ना, दैट्स वाई। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, वैसे इंपॉर्टेंस है ही, कंडीशन नहीं है, इंपॉर्टेंस में जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, टी ए आर इज बेटर देन नॉर्मल रिफ्लेक्शन। नॉर्मल रिफ्लेक्शन, एक तो आप मिरर की यूज़ से रिफ्लेक्शन करवाते हो भाई। तुमने क्या किया, तुमने एक जैसे मिरर लिया, ठीक है, और ये मान लीजिए इधर डेंसर मीडियम ले लिया और ये रेयर मीडियम ले लिया। ठीक है, तुमने क्या किया, इस पे लाइट को गिराया, मुझे पता है ये रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, और अगर तुम इस पे लाइट को क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे गिरा दो तो वापस तो वो भी आ जाएगी। तो ये भी रिफ्लेक्शन का जैसा काम कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये बेटर है। रीज़न क्या है कि भाई इसमें जो है ना, इसमें जो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर वेरी वेरी लेस एनर्जी लॉस होता है, दैट्स वाई ये वाला बेटर होता है। वैसे हम पढ़ेंगे आगे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये बेटर होता है। अच्छा, इसी से मैं ना एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, आपके एनसीईआरटी के अंदर है, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, हम करेंगे भी सोल्व उसको, बट थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। बहुत ही एक बहुत अच्छा सा कॉमन सा एग्जांपल है, तो पहले उसको समझते हैं। मान लीजिए कंटेनर है फुल ऑफ वाटर, मतलब ब्रिम तक पूरा भरा हुआ ऊपर से लिक्विड पानी से। तो देखो अंदर तो है पानी और बाहर क्या है, बाहर तो एयर है, मतलब अंदर हम डेंस हैं और बाहर रेयर मीडियम है। तो अगर तुमसे कह दिया जाए भी यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है, यानी यहाँ पर एक बल्ब रखा हुआ है, तो मुझे बताओ लाइट की रेज हर तरफ जा रही होगी, इसकी ऊपर भी इधर भी इधर बना देता हूँ कुछ लाइट की रेज को, मैंने हर तरफ बना दिया इसे। ठीक है, तो ये ऐसे समझो कि एक बल्ब से हर तरफ ऐसे कोन की शेप में निकल रही होगी लाइट नीचे ना, तो आप कंटेनर के ऊपर से देख रहे हो, मतलब तुम यहाँ से झांक रहे हो, तो ये एक कोन शेप में ऐसे, मतलब जैसे ऐसे पूरा कोन शेप में निकल रही होगी लाइट। लेकिन लाइट भी एक अजीबो तरीके से निकलेगी, बोले अजीब तरीके से कैसे, ज़रा सोचो, ये लाइट नॉर्मली गिर रही है भैया, ये तो बाहर आ जाएगी लाइट, ये वाली थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, ये थोड़ी सी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, शायद ये कहीं क्रिटिकल एंगल पे आ रही है यार लाइट, लोग सरफेस चली जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, और ये वाली वापस अंदर, ये वाली वापस अंदर, क्योंकि इनके लिए एंगल क्रिटिकल से बड़ा है। ये वाली बाहर निकल गई, ये वाली बाहर निकल गई, ये बाहर निकल गई, शायद इसके लिए क्रिटिकल एंगल हो गया, और इस ये क्रिटिकल से बड़ा है तो अंदर चला गया। तो आपको क्या पता लगा, लाइट सिर्फ इतने इतने पोर्शन से बाहर निकल रही है। आप क्या देखोगे, आपको एक ऊपर से जब देखोगे आपको एक सर्कुलर रीजन दिखेगा जहाँ जहाँ से लाइट बाहर आ रही है, उसके बाद लाइट बाहर नहीं आएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पूरे कंटेनर में से लाइट आ रही है, नहीं, जैसे अगर अपर व्यू देखोगे तो आपको लगेगा यार इतने इतने पोर्शन से लाइट आ रही है, बाकी पोर्शन से लाइट क्यों नहीं आ रही, बिकॉज वो वापस अंदर जा रही है या अलोंग द सरफेस हो रही है, बिकॉज वहाँ पर टी आई आर हो गया। मेरी बात को समझ पा रहे हो भाई, ये वाली रे शायद इसके लिए टी आई आर हो गया, ये लाइट इधर चलेगी, उससे जो इधर रेज गई वो वापस नीचे की तरफ आ रही है, बाहर ही नहीं निकल पा रही, यहाँ से आपको दिखेगी नहीं लाइट, तो आपको लाइट सिर्फ इतने इतने पोर्शन से दिखेगी ना, इतने इतने पोर्शन से, तो आपको वैसे कौन दिखेगा, इमर्ज करता हुआ यहाँ से लाइट का। अच्छा, आपके ना शायद एरिया पूछा गया इस क्वेश्चन में, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद यही पूछा गया भी कितना एरिया होगा ये जो इल्यूमिनेट कर रहा है पार्ट, ग्लो कर रहा है, तो एरिया निकालने के लिए इसकी रेडियस निकालनी होगी। बस रेडियस निकालने के लिए क्या निकालना होगा, आपको ये वाली साइड दे रखी है, शायद ये रेडियस निकालनी है, और एंगल क्रिटिकल वाला यहाँ लग जाएगा, ये एंगल आपको पता लग जाएगा। भाई सोचो जरा, भाई ये तो नॉर्मल बीच वाली लाइन है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट यहाँ से टी आई आर की वजह से इधर चलेगी, तो ये इसका क्रिटिकल एंगल हुआ, ये इतना है, ये भी क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल पता लग गया तो आप ये रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस निकालते ही पाई आर स्क्वायर से एरिया निकल आएगा।
तो इस तरह के एक सिंपल सा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, हम सॉल्व भी करेंगे उसको, ऐसा नहीं कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, बट दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, टीएआर के कंसेप्ट पे, मतलब देखो यार सबसे अच्छी बात ये टीएआर का बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हमने करना है वेरियस एग्जांपल्स ऑफ टीएआर, वेरियस एग्जांपल्स ऑफ टीआईआर। काफ़ी सारे हैं। पहला अपनी ग्लास लैब देखा है, इस तरह से ग्लास लैब होता है, एक कांच का एक स्लैब होता है ऐसा, ग्लास लैब जिसको बोलते हैं। अगर इसके नीचे कुछ रखा हो ना, आप ऊपर से देख पाओगे, इसको ऊपर से दिख जाएगा, लेकिन साइडों से नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं होगा साइडों से। रीज़न भाई, इससे लाइट की रेज इधर भी निकल रही है, इधर भी जा 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 रही है, हर तरफ जा रही है। ऊपर वाली रे निकल गई, टेढ़ा मेढ़ा होके निकल गई, लेकिन जो इस साइड से निकली वो टकरा के वापस अंदर, ये टकरा के अंदर, ये टकरा के अंदर, ये टकरा के अंदर। क्यों भाई? शायद इस साइडों के लिए, जो देखो मैं अभी पर्टिकुलर साइड को ऐसे डार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके किस साइड की बात कर रहा हूँ। ये वाली साइड, ये जो साइड देख पा रहे हो, ठीक है, इस तरह से ये वाली साइड जो है, उधर भी इधर भी है, इधर वाले को मैं दिखा नहीं रहा, तो डायग्राम में दिखेगा। यहाँ से आप देख ही नहीं पाओगे, आपको यहाँ पर लाइटिंग दिखेगी। रीज़न ना दिखने का, बिकॉज ये वाली लाइट के लिए वापस अंदर चलेगी। क्यों गई? क्योंकि यहाँ पर टीआईआर हो गया। और यहाँ पर टीआईआर क्यों हुआ? बिकॉज ये जो ग्लास स्लैब होता है इसके लिए क्रिटिकल एंगल काफ़ी कम होता है, दैट्स वाई। ठीक है ना। लेटर्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम साइड्स ऑफ ग्लास स्लैब। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं है ग्लास स्लैब, इससे आगे वाले एग्जाम्पल ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये तो नाम सुना ही होगा, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का, है ना। डायमंड जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, उसकी जो ब्रिलियंस का राज क्या है? उसका ब्रिलियंस का राज है टीआईआर। सर टीआईआर कैसे हुआ? तो आपको पता है कि जो डायमंड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है लगभग बताओ? 2.4 के आसपास होता है क्या? आई थिंक सो 2.4 के आसपास होता है ना, 2.4। अब जिसकी वजह से इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है, इसका जो क्रिटिकल एंगल काफ़ी कम होता है। कितना होता है? लगभग ये 24.4 डिग्री इसका क्रिटिकल एंगल होता है। अब इतना कम क्रिटिकल एंगल होने का मतलब कि मान लीजिए डायमंड की कोई साइड है, डायमंड के वैसे तो बहुत सारे फेसेस होते हैं, आपको पता है जब कंपनी वाले बनाते हैं डायमंड के, तो या जो नेचुरल डायमंड मिलता है उसके फेसेस को कट किया जाता है, इसको तराशना कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि इस तरह से फेसेस कट होते हैं कि कोई भी लाइट जो गिरती है ना, तो जनरली उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना वो 24.4 से बड़ा ही होता है। लेटस बोलिए 25 के एंगल पे गिरी, बाहर थोड़ी निकलेगी, लाइट की रे वापस अंदर आ गई। तो इस तरह से लाइट की रेज जैसे ही उस डायमंड के अंदर एंटर कर जाती है वो जल्दी से बाहर ही नहीं निकलती, क्योंकि टीआईआर के कारण वो अंदर बार बार टकराती रहती हैं। और जब किसी अंधेरे वाली जगह पे लेके जाओगे तो कोई एक आधी जब रेज बाहर निकलेंगी तो आपको ब्रिलियंस करता हुआ नजर आता है। दिस इज द वे। ऐसा नहीं कि हर डायमंड मतलब अच्छे से ब्रिलियंस शो करता है, तो उसको बनाया जाता है, ऐसे तराशा जाता है, उसको कट किया जाता है, उसके फेसेस को इस तरह से। सो द नेक्स्ट वन इज जो है वो है प्रिज्म्स बेस्ड ऑन टीआईआर। बहुत सारे ऐसे प्रिज्म होते हैं जो टीआईआर पे बेस्ड होते हैं। अब कौन से प्रिज्म होते हैं ऐसे प्रिज्म जो होते हैं वो होते हैं एक तो राइट एंगल्ड प्रिज्म। राइट एंगल्ड प्रिज्म का मतलब होता है एक ऐसा प्रिज्म जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, और बाकी जो दो बचे वो 45 डिग्री के एंगल हो। ये राइट एंगल्ड प्रिज्म होते हैं और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? साइंस में, ठीक है। इनमें टीआईआर का कंसेप्ट होता है यूज़, मतलब इन प्लेस ऑफ रिफ्लेक्शन यानी मिरर जहाँ पर यूज़ करते हैं, तो मिरर की बजाय इनका यूज़ किया जा सकता है प्रिज्म्स का। कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा। जनरली जो प्रिज्म बनाया जाता है तो इसका जो ग्लास है एक सुटेबल ग्लास से बना होता है, तो जिसकी वजह से इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो लगभग 42 डिग्री होता है। अच्छा, 42 डिग्री क्रिटिकल है, इसका मतलब क्या हुआ? भी जब भी लाइट की रे इस 42 डिग्री के एंगल से बड़े एंगल पे होगी और डेंसर से रेरर की तरफ जा रही होगी तो क्या हो जाएगा भाई? टीआईआर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल बताऊंगा इसके 1 बाय 1। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। तो पहले तो हमें ज़रूरत है किसकी? एक
राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म की। इसको टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स भी कह दिया जाता है, काफ़ी सारे यूजेस हैं, तो हम बना लें। तो हमारा ये प्रिज्म बना लिया हमने पहला, ठीक है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल्ड प्रिज्म है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये 45, ये भी 45। 0 डिग्री पर रिफ्रैक्शन नहीं होता, ये बात आप सबको पता है। अच्छा, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इस तरह से, ए भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। इससे कुछ रेज बाहर आ रही है, रैंडम सी रेज बना दी। एक वाली रे हमने ये बना दी, एक हमने ये बना दी। इन दोनों रेज की खास बात क्या है कि ये इस सरफेस पे, इस प्रिज्म का ये जो सरफेस है, ए नहीं लिखेंगे इसको, पी क्यू आर नाम देते हैं, पी क्यू आर। ये जो पी क्यू सरफेस है इस पे परपेंडिकुलर है, और आपको पता है परपेंडिकुलर पे रिफ्रैक्शन नहीं होता। ये लाइट की रे सीधी यहाँ पहुँच जाएगी, और ये लाइट की रे भी सीधी यहाँ पर पहुँच जाएगी। पहुँच गई, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे यहाँ पर पहुँची तो मैंने अगर यहाँ पर एक नॉर्मल बनाने की कोशिश की, और यहाँ पर भी मैंने एक नॉर्मल बनाने की कोशिश की, तो बताएगा कोई बच्चा ये एंगल कितना होगा? बताएं, कमेंट में बताएं ये एंगल कितने होंगे जो मैंने अभी दिखाया आपको। हमारी 55 तक क्लास है ना, जल्दी बताएं। 45 होगा, बहुत अच्छे संजीव, सही कहा भाई। ये 90 इधर 45, ये 45, ये भी 45 होगा, 45, ये भी 45, और मैंने कहा भी 42 से ज़्यादा होती तो टी हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए 42 था। तो ये तो 45 है, उससे बड़ा है, टी हो जाएगा। टी होने का मतलब ये रे बाहर नहीं निकलेंगी, क्यों? क्योंकि भाई ये ग्लास से एयर में जाने की कोशिश कर रही हैं, तो बाहर नहीं निकलेंगी। तो क्या होगा भाई, इन रेज का ये वाली रे इधर की तरफ आ गई, ये वाली रे भी इधर की तरफ आ गई। अब यहाँ पर अगेन नॉर्मल रिफ्लेक्शन हुआ, ये भाई इधर नीचे की तरफ निकल आई, और ये वाली भी रे इधर की तरफ निकल आई हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रिज्म ने रेज को इधर भेज दिया। ये ऑब्जेक्ट का ए वाली लाइट थी, ये ए वाली इधर की तरफ आ गई, ये बी वाली, तो यहाँ इस तरह से इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो यानी यहाँ पर बिल्कुल मिरर का काम कर रहे हैं यार ये। तो सोचो ज़रा कि अगर मैं यहाँ पर सेम इसी प्लेस पे एक ऐसे सीधा मिरर ही रख देता, ठीक है ना, मिरर रख देता, वो भी तो यही काम करता। उसके पास ऐसे रेज आती तो टकरा के इधर चली जाती, बिल्कुल मिरर जैसा काम ही तो कर रहा है। लेकिन क्या फ़र्क है भाई, यहाँ पर प्योरली रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन का एक स्पेशल टाइप है जिसको अपन TAR बोल रहे हैं। फ़र्क क्या है सर? यहाँ पर एनर्जी लॉस हो जाती है, और एनर्जी लॉस हो जाती है यहाँ पर नो लॉस, ना के बराबर, बहुत कम लॉस होता है। तो एक पेरिस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें इस तरह से प्रिज्म्स का यूज़ किया जाता है इस कंसेप्ट पे बेसिस पे। इवन मैं आपको बताऊं, बाइनाकुलर जिसको दूरबीन बोलते हैं, तो दूरबीन के अंदर भी प्रिज्म्स यूज़ होते हैं लेंस के अलावा, तो उनमें भी ये मिरर जैसा रिफ्लेक्शन का जो है काम होता है। तो आपसे पूछा ये केस कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है पेरिस्कोप्स के अंदर, पेरिस्कोप के अंदर, ठीक है ना। इस तरह की मशीन होती है पेरिस्कोप, एक डिब्बा आता है यार, सबमरीन्स के अंदर देखा होगा, एक डिब्बा। यहाँ पर पहले मिरर लगा देते थे, यहाँ मिरर लगा देते थे। इससे होता क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उससे रे गई टकरा के यहाँ, यहाँ से टकरा के यहाँ गई, यहाँ से टकरा के यहाँ गई, और यहाँ से देख ली गई। तो इस तरह से एक जगह से चीज़ को दूसरी जगह देखा जाता था पेरिस्कोप में। ये वाला कंसेप्ट यूज़ होता है। यहाँ पर आजकल ये भाई यहाँ मिरर की बजाय यहाँ प्रिज्म लगा दिया जाता है। यहाँ पर भी एक प्रिज्म लगा दिया, यहाँ पर भी एक प्रिज्म लगा दिया, बन गया काम। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक राइट एंगल्ड प्रिज्म है, फिर से हमारे पास इस तरह से, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो ये वाला एंगल है, हमने 90 डिग्री कंसीडर कर लिया भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको पता लग गया यहाँ पर भी 45 है और यहाँ पर भी 45 है। अब होगा क्या, अगर कुछ रेज ऑफ लाइट जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर एंटर करती हैं। जैसे हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, ये कोई AB नाम का, और इस AB से रेज जो है निकल के जा रही हैं किसके पास भाई, इस प्रिज्म की ओर जा रही है। कौन सा प्रिज्म? जिसके अंदर 90 डिग्री के एंगल है। तो हमने कुछ ऐसे रेज कंसिडर कर ली, मैंने ये एक बनाई रे, ये दूसरी रे बनाई। अब आप देख पा रहे हैं तो ये दोनों की दोनों रेज इस सरफेस पे नॉर्मली गिर रही हैं, और आपको पता है नॉर्मल में रिफ्रैक्शन नहीं होता। ये वाली रे यहाँ पर पहुँच गई, और ये वाली रे सीधी ऐसे पहुँच गई इस जगह पे, ठीक है। अब होगा क्या मुझे बताएं ज़रा, जैसे ये रे यहाँ पर पहुँची तो हमने सबसे पहले इधर नॉर्मल बनाया और देखा यार ये तो एंगल 45 डिग्री है। जैसे इस पे देखा तो सर ये भी 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और आपको पता है इस प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल 42 है, और ये तो 45 पे आ रहा है, तो यानी TAR हो जाएगा।
हाँ जी सर, TIR हो जाएगा। ये वाली रे TIR की वजह से यहाँ पर पहुँच जाएगी और ये वाली रे जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। जैसे ये रे यहाँ पर पहुँची, फिर से देखा यार इसने तो क्या कर दिया, अगेन एंगल जो है वो 45 बना दी और जा भी डेंसर से रे रही है सर, फिर से TIR होगा। फिर से जब TIR हुआ, ये वाली रे जो है फाइनली यहाँ पर पहुँची और ये वाली रे फाइनली यहाँ पर पहुँच गई। लेकिन अब TIR नहीं होगा बिकॉज अभी नॉर्मल इंसिडेंस है। राइट की रे ये सीधी इधर की ओर निकल गई और ये लाइट की रे सीधी इधर की ओर निकल गई। तो इस तरह से इस प्रिज्म से रेज बाहर आ गई। तो ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट था, ए हिस्सा था, सिर वाला हिस्सा, ये ए वाला पोर्शन अब यहाँ पहुँच गया, यानी इमेज जो है जस्ट उसको क्या कर दिया, उल्टा बना दिया। तो इस प्रिज्म ने क्या किया, तो सर यहाँ पर TIR का कंसेप्ट यूज़ हुआ, यहाँ पर TIR का कंसेप्ट यूज हुआ। अरे इस TIR की वजह से हुआ क्या, हमें क्या मिला, सबसे पहले हमें मिली डेविएशन। क्या मिली भाई, डेविएशन मिली। कितनी, 180 डिग्री की। 180 डिग्री का मतलब कि पहले सारी रेज जो है वो अलोंग राइट हैंड साइड जा रही थी, अब सारी रेज वापस आ रही है अलोंग लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। भाई कोई चीज़ इधर जा रही थी, अब वो वापस आ रही है, तो इसका मतलब 180 डिग्री डेविएशन हुआ। साथ ही साथ हमें क्या मिला, इन्वर्जन भी मिला। इमेज जो है वो इन्वर्टेड इमेज मिली, इन्वर्जन भी मिला, यानी जो चीज़ सीधी थी उसको उल्टा कर दिया 180 के साथ साथ, डेविएशन के साथ साथ इन्वर्जन भी हुआ। वैसे इस तरह की चीज़ें जो है ना, जिस इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं उसको पोरोप्रिज्म कहा जाता है। तो कई बार इसी फंक्शन की वजह से इसको पोरोप्रिज्म, PORRO पोरोप्रिज्म भी कहा जाता है। पोरोप्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म है जो क्या करता है, रे को डेविएट भी करता है और इन्वर्टेड भी कर देता है, इसलिए इसको पोरोप्रिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें एक और, ये सब एनसीईआरटी में बेटा गिवन है। अगर आप देखेंगे एक और तरीके से भी हम राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ज़रा, तो मैंने फिर से एक प्रिज्म बना दिया इस तरह से, ये हमने फिर से प्रिज्म बना दिया और ये एंगल फिर से 90 डिग्री मान लिया। ये कितना हुआ, ये 45 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री हुआ। ठीक है, तो फिर से हम कुछ रेज बना देते हैं इस तरह से। कुछ रेज ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रही है, तो लेट अस सपोज ये एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर आती है और एक रे ऑफ लाइट कुछ यहाँ पर आती है। ये रेज ऑफ लाइट कहाँ से आई, ये किसी ऑब्जेक्ट से आई, तो हमने ऐसे ऑब्जेक्ट भी कंसीडर कर लिया। लेट अस सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है AB। तो जैसी रेज यहाँ पर पहुँची, देखो भाई ये नॉर्मल मैंने बना दिया। हाँ, यहाँ पर इस बार रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, तो TIR थोड़ी होगा, TIR नहीं होगा, लेकिन रेज मुड़ जाएंगी। मुड़ने की वजह से एक रे इधर की तरफ चल पड़ी, एक रे मान लो इधर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही ये रेज यहाँ पर पहुँची, यहाँ हो गई गड़बड़। गड़बड़ क्या हो गई भाई, अब रेज जो है वो डेंसर में है और रेयर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका जो एंगल है यहाँ पर ये दोनों बार 45 होगा, 42 से ज़्यादा TIR हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा TIR, और TIR होने की वजह से क्या होगा, ये वाली रे वापस इधर चल पड़ेगी, ये वाली रे भी वापस इधर की तरफ चल पड़ेगी। जैसे यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ कोई TIR नहीं हो रहा, बिकॉज इस जो है आपके 45 डिग्री के एंगल पे नहीं एंटर कर रही, तो यहाँ पर सिंपल रिफ्रैक्शन की वजह से ये रेज आपको बाहर निकलती हुई नज़र आ जाएंगी। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट की जो रेज है लेंस में से पास, इस प्रिज्म में से पास होगी। ये अपर पोर्शन है ए वाला, ये ए वाला अब नीचे आ चुका है, तो यानी इमेज जो है बेटा वो कुछ इस तरह से बन जाएगी A' B'। तो इस प्रिज्म ने क्या किया, क्या इसने डेविएशन किया, नहीं। पहले भी रेज अलोंग राइट हैंड साइड जा रही थी, अभी भी रेज अलोंग राइट हैंड साइड जा रही है, इट मीन देयर इज़ नो डेविएशन। भाई इसने डेविएशन नहीं किया, तो सर क्या किया इसने, भाई इसने डेविएशन नहीं किया, लेकिन इसने इमेज को इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्जन कर दिया। ये क्या करता है, सीधी चीज़ को उल्टा कर देता है, और इसलिए इसको यूज़ किया जाता है इरेक्टिंग प्रिज्म्स के तौर पे। इरेक्टिंग प्रिज्म्स, इरेक्टिंग प्रिज्म्स क्या होते हैं, जो प्रिज्म किसी चीज़ को सीधा करने के काम आए। बोले सर ये तो उल्टा कर रहा है, अरे तुम इसके सामने पहले ऑब्जेक्ट को उल्टा रख दो, ये उसको सीधा कर देगा, तो इसलिए इसको आप इरेक्टिंग प्रिज्म्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो यूजेस की बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ऑप्टिकल फिनोमिना है जिसको कहा जाता है मिराज। मिरेज भी बोल देते हैं, मिराज भी पढ़ सकते हो तुम इसको। एक्चुअल में ये क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन बोल सकते हो तुम इसको। भाई आँखों का भ्रम होता है ये, है ना, हमें लगता है ऐसा बट होता नहीं है। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने अभी स्लाइड्स में ऐड किए हैं ताकि आप देख पाओ। तो पहले थोड़ा सा स्लाइड्स को आपको शो करना चाहूँगा। अगर आप इस एक स्लाइड को देख पा रहे हो तो शायद आपको एक चीज़ दिख रही होगी इसके अंदर। तो ये आपको एक व्हीकल दिख रहा होगा, यहाँ पर सबको दिख रहा है,
अरे ये व्हीकल तो दिख ही रहा है, लेकिन आपने एक चीज़ गौर की कि भाई उस व्हीकल की एक इमेज भी दिख रही है यहाँ पर नीचे, इस जगह पर इस व्हीकल की इमेज यहाँ दिख रही है। और यहाँ इमेज क्यों दिख रही है? तो बोले सर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सर पानी है, वाटर है, उस पानी की वजह से हमें इसकी इमेज दिख रही है। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर पानी है? ये सारा आपको क्या लग रहा है? क्या ये आपको पानी लग रहा है या नहीं लग रहा? हाँ या ना बताएं। लग रहा है, लेकिन यहाँ पानी नहीं है। बट देयर इज़ नो वाटर, एक्चुअल में वहाँ पानी है ही नहीं। ये हमारी आंखों का धोखा है, ये ऑप्टिकल इल्यूज़न है। जैसे ही हम सड़क पे थोड़ा नज़दीक पहुँचेंगे आप देखेंगे यहाँ तो कुछ था ही नहीं। आप सब ने ये देखा होगा कि मोस्टली इन समर डेज़, गर्मी के दिनों में जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सड़क पे हमें जैसे लगता है दूर कहीं पानी है, बट वहाँ जब जाते हैं तो पानी तो होता ही नहीं। यानी तो आंखों का धोखा होता है। और इसी ऑप्टिकल इल्यूज़न को ही तो हमने क्या नाम दिया? इसको ही तो मिराज कहा। सिर्फ यहाँ नहीं, मैं आपको बता दूँ, एक यहाँ पर ऑप्टिकल इल्यूज़न भी एक छोटा सा एग्जांपल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि भाई यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं तो डेजर्ट एरिया दिखा रखा है। डेजर्ट एरिया में यहाँ पर आप देख पा रहे हो ट्रीज़ दिख रहे हैं आपको। तो जब ये पर्सन ट्रीज़ को देखता है तो इनको लगता है यार यहाँ पर तो ट्रीज़ की इमेज बन रही है। अब रेत में इमेज तो बन नहीं सकती, तो यहाँ उसको फील होता है यार यहाँ तो जैसे क्या है, पानी है, उस पानी के अंदर ऊपर वाले ट्रीज़ की इमेज बन रही है। तो आदमी उधर भाग के जाता है पानी के पास, लेकिन जब वो नज़दीक पहुँचता है तो पता लगता है यार वहाँ पर तो कोई पानी है ही नहीं। ये तो उसकी आंखों का धोखा था, एक तो ऑप्टिकल इल्यूज़न था। और इसी ऑप्टिकल इल्यूज़न को हमने क्या नाम दे रखा है? इसको हमने नाम दे रखा है मिराज, जिसको अभी हमने डिस्कस करना है भी ऐसा क्यों हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूज़न है, ये बात तो क्लियर है। अब होता क्यों है? ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड देन टीआईआर। ये लाइट के पहले लाइट लगातार रिफ्रैक्ट होती रहती है, फिर फाइनली टीआईआर का कंसेप्ट लग जाता है, और जिसकी वजह से हमें ऑप्टिकल इल्यूज़न दिखता है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। तो लेट अस सपोज ये क्या है? ये है अर्थ का सरफेस, है ना, ये अर्थ का सरफेस है। और हम बात कर रहे हैं जनरली इन समर डेज़ की, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो। अब गर्मी से होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स नीचे ग्राउंड के पास होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिससे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ हो जाता है। और जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस में ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, या आप जैसे जैसे नीचे आते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ होता है। कुछ ऐसा समझ लो, यानी एक जैसा यूनिफॉर्म एटमॉस्फेयर नहीं है। अच्छा, फिर मैंने क्या कंसीडर किया? मैंने कंसीडर किया भी लेट अस सपोज यहाँ पर कोई इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्री मान लो इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो ट्री है आपको सेम इसके ऐसा यहाँ पर नीचे दिखाई दे, इस जगह पे दिखाई दे, ये तो सर तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर पानी होगा, क्योंकि इसकी इमेज तो पानी में बन सकती है। बट यहाँ दिखाई क्यों देगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में आना चाहिए। तो मैंने कहा देखो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, इस ट्री से लेट अस सपोज कोई रे ऑफ लाइट ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे नीचे की तरफ। देखो इसको सीधा आना चाहिए, लेकिन सीधा आ थोड़ी पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बीच में अर्थ के एटमॉस्फेयर की तो बहुत सारी लेयर्स है, यहाँ 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 बहुत सारी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स है, मैं गिन ही नहीं सकते पर इतनी लेयर्स है। लेकिन एक खास बात क्या है कि जो ऊपर की लेयर्स है ना वो ज़्यादा डेंस है, और जैसे जैसे लाइट की रेज नीचे आएगी तो रेयर मिलता जाएगा। और आपको पता है डेंसर से जब रेयर जाती है लाइट की रे, तो वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। भाई वो नॉर्मल से अवे होती देखो अवे हो रही है। तो एक शायद देखो भाई, मान लीजिए पहले, सबसे पहले क्या हुआ, मैं एक कुछ लिमिटेड लेयर बना लेता हूँ। मान लीजिए एक लेयर यहाँ कंसीडर कर ली, एक यहाँ कर ली, एक यहाँ कर ली, एक यहाँ कर ली, और एक यहाँ कर ली। ऐसे मैंने 5 लेयर बना ली। जब लाइट की रे यहाँ पहुँची तो वो थोड़ा अवे हुई, अवे होने से उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ गया। यहाँ थोड़ा और पहुँचा थोड़े से बड़े एंगल पे, यहाँ और पहुँचा थोड़े से बड़े एंगल पे, यहाँ जैसे ही पहुँचा मतलब इसका एंगल इतना हो गया, ये तो सर क्रिटिकल से बढ़ गया। फिर देखिए सोचे जरा कि पहले यहाँ पर जस्ट सिंपल रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन 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 रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्रैक्शन से लाइट की रे बेंड हो रही है, मुड़ रही है, ठीक है ना। मुड़ते मुड़ते एक बार वो इतना मुड़ जाएगी कि भाई उसका एंगल क्रिटिकल से, यहाँ पर उसका जो एंगल है वो क्रिटिकल से बड़ा हो गया। और आपको पता है ऐसे केस में रे जो है वो तो ऊपर की तरफ चली जाती है, सेम मीडियम में रे इधर चली गई, मतलब लाइट की रे नीचे नहीं, वो वापस ऊपर की तरफ चल पड़ी। और अगर यहाँ पर कोई पर्सन है, कोई आदमी मूव करके भाई यहाँ से जा रहा है, तो जैसे ही रे उसकी आंखों के अंदर पहुँची, उसकी आंखों के अंदर ये जब रे पहुँची तो उसको क्या लगेगा, उस आदमी को लगेगा यार ये रे यहाँ से थोड़ी आ रही है ऊपर से, उसको लगेगा ये रे तो नीचे से आ रही है, यानी ये रे तो यहाँ से आ रही है। भाई यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है,
लेकिन उसको इस पेड़ की क्या दिखेगी भाई, यहाँ पर एक इमेज दिखेगी, बिकॉज इसके पास तो ये वाली रिसीव हो रही है, यानी यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई। अब रेत में तो इमेज बन नहीं सकती, तो हमें लगेगा यहाँ पर जैसे क्या है, पानी है, बट यहाँ सच में कोई पानी है ही नहीं, ये इमेज बनी सिर्फ और सिर्फ इस TIR की वजह से बनी। इसी ऑप्टिकल इल्यूजन को मिराज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मिराज। जनरली जो रेगिस्तान एरियाज के अंदर जो हिरन या जो जानवर होते हैं, उनको लगता है दूर कहीं पानी है, बेचारे भागे जाते हैं और वहाँ देखते कुछ मिलता ही नहीं। क्यों भाई, यहाँ पर ये रेज मिल रही है तो हमें दिख रहा है यहाँ पर पेड़, लेकिन अगर सोचो हम यहाँ पर पहुँच जाएं तो हमारी आंखों में कोई रे ही नहीं आ रही डायरेक्ट, तो हमें नीचे कुछ नहीं दिखाई देगा, तो हमें सीधा पेड़ ही दिखाई देगा। ठीक है, मतलब पेड़ सीधा तो दिख ही रहा था, लेकिन नीचे वाली इमेज अब नहीं दिखेगी हमें। ठीक है, ये इसका आई थिंक सो रीजन तो मैं सबको क्लियर होगा। मृग तृष्णा, बिल्कुल सही कहा आर्यन, मृग तृष्णा कहा जाता है इसको। अच्छा, ये एक बिल्कुल उसका अपोजिट फिनोमिना है जिसको कहा जाता है लूमिंग। क्या कहा जाता है, लूमिंग। ये है तो इसमें भी TIR का कंसेप्ट, लेकिन ये मिराज से अपोजिट है। तो आप अब देखो जरा, आपको लगेगा ये जहाज तो सर हवा में उड़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है, ये रियलिटी में जहाज है, ये नीचे ही है, लेकिन हमें ये दिखाई देता है थोड़ा ऊपर। रीज़न अगेन, द रीज़न इज लूमिंग। सर ऐसा कैसे हुआ, तो समझ लीजिए ये हमारा पानी का सरफेस है, पानी का सरफेस है, तो ये हमने बना दिया भाई, एक शिप बना दिया इस तरह से। शिप की ये एक्चुअल पोजीशन है यहाँ पर, तो इससे रेज हमारे पास आ रही है, हरी रेज तो बिल्कुल हमारे पास आएंगी। तो मान लीजिए ये इससे कुछ हमारे पास क्या आ रही है बेटा, रेज आ रही है ऐसे, इधर इधर हर तरफ आ रही है। कुछ रेज ऐसे ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ भी जा रही होंगी, है ना। अब आपको पता होगा समुद्र के आसपास का थोड़ा सा केस अलग हो जाता है, बिकॉज पानी के ऊपर की जो लेयर होती है वो ठंडी होती है, तो मतलब यहाँ पर जो है ना वो डेंसर मीडियम मिलता है और ऊपर की तरफ रेयर मिलता है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, यानी इस केस में नीचे डेंस है और ऊपर रेयर है। अब इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ, ये रे जो ऊपर की तरफ जा रही है बेचारी सीधी जा ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि सर ये तो डेंसर से रेयर की तरफ बढ़ रही है, तो डेंसर से रेयर जाते हैं तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे होती एक कंडीशन ऐसे आएगी जब TIR हो जाएगा तो वापस ऊपर तो नहीं जा पाएगी, नीचे आ जाएगी, यहाँ आ गई। और अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा इसको देख रहा है तो उसको क्या लगेगा, ये रे कहाँ से आ रही है, ये रे यहाँ से ऊपर से आ रही है, यहाँ से, तो इसको यही जहाज कुछ यहाँ पर दिखाई देगा हवा में उड़ता हुआ। बिल्कुल ऐसा होता है, ये मजाक की बातें नहीं चल रही, तो है तो नीचे बट उसको दिखाई दिया ऊपर, दिस इज नोन एज लूमिंग। भाई ये लूमिंग है, ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन है, देख पा रहे हो ना, ये आपको लूमिंग ही दिख रहा है यहाँ पर इस डायग्राम में। क्लियर। अच्छा, ये तो हमने अभी भी डिस्कस कर ही लिया, ये मैंने अभी भी आपको बताया था, ये मिराज का ही एग्जांपल दे रखा है, मिरेज बोल दो या मिराज बोल दो, उसका ही एग्जांपल है। देखो यही वाला सेम ट्री से जो रेज आ रही है, सनलाइट पहुंच रही है इसके पास, ये रे आई, अवे हुई, थोड़ा एंगल बड़ा बनाया, थोड़ा और एंगल बड़ा बनाया, थोड़ा और, मतलब इतना शायद बड़ा बन गया कि वो क्रिटिकल से बड़ा हो गया, और रे नीचे जाने की वजह ऊपर चलेगी। भाई जब यहाँ पर रोड पे बैठा ये जो पर्सन इसको दिखेगा, उसको तो रे नीचे से आती नजर आएगी, तो उसको नीचे यहाँ पर इमेज दिखेगी, और इमेज कहाँ बन सकती है, इमेज तो पानी में बन सकती है, तो उसको लगेगा भी यहाँ पर तो पानी है, तभी तो इमेज बन पा रही है, बट होता नहीं है ऐसा। So these are the some examples of TIR. I think so this is clear to you. So the last application of TIR and most important application ये भी है मिराज के बाद, that is optical fiber. देखिए आपके ना NCERT में स्पेशली इसको मेंशन कर रखा है। NCERT में भी क्या, इवन अगर आप सिलेबस देखोगे टर्म 2 का, उसमें TIR में इस एप्लीकेशन को स्पेशली मेंशन कर रखा है। इस पर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे NCERT के। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर एक ग्लास से बनी हुई एक ट्रांसपेरेंट फाइबर है। फाइबर मीन्स टू से लाइक अ वायर, एक वायर है। जैसे नॉर्मल वायर्स का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर का काम है लाइट को या लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो इसकी फंक्शनिंग जो है वो TIR पे ही बेस्ड होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट फाइबर विच ट्रांसमिट लाइट फ्रॉम वन एंड टू द अपोजिट एंड थ्रू द कंसेप्ट या थ्रू द यूज ऑफ TIR। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर इज a transparent glass fiber which transmit, मतलब भेजना है ना, ये ट्रांसमिट करता है, किसको ट्रांसमिट करता है, लाइट को फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ठीक है, यूजिंग the concept of TIR।
वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है भाई TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब ये दिखता कैसे, बनता कैसे, उसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं। तो हम बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो होता क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले एक ग्लास की, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लास होता है, उसकी एक बहुत थिन ट्यूब होती है ग्लास की, और इसको कवर किया होता है, इसके ऊपर एक और लेयरिंग होती है, वो भी होती है किसकी, ग्लास की। वो भी क्या है भाई, वो भी एक ग्लास की, इसके ऊपर एक लेयरिंग और होगी। ठीक है, एंड इसके ऊपर एक और से फिर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इस तरह से लेयरिंग होती है। अब फ़र्क क्या होता है, ये जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ग्लास से बनी होती है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इससे अपर लेयर से थोड़ा कम होता है, ताकि ये जो है एक टाइप से डेंसर मीडियम का काम कर सके, और ये जो अपर लेयर है ये रेयर मीडियम का काम कर सके। दैट्स वाई इसका थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाता है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे अंदर जो हो गया ये कोर हो गया, दूसरे को बोल देते हैं क्लैडिंग। क्या बोल देते हैं भैया, पहला हो गया कोर, फिर बोल देते हैं क्लैडिंग, और फिर ये जो होता है इसको अपन बोल देते हैं कोटिंग। कई बार इसको बफर कोटिंग भी कहा जाता है, कई बार इसको शिल्क भी कहा जाता है। कवरिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम आता है। मेन तो वैसे ये कोर और क्लैडिंग का ही काम है। अभी क्या होते हैं मैं थोड़ा सा इनके बारे में, कोर क्लैडिंग के बारे में बता दूँ, कंस्ट्रक्शन वाइज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका जो पार्ट है आप देख पा रहे हो कोर है। तो कोर एक बहुत ही अच्छे, एक गुड क्वालिटी ग्लास से बना होता है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हम या μ1 जनरली लिख देते हैं। ये होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.52 के आसपास। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन होता है ये, बहुत ज़्यादा थिन। कितना, अप्रोक्सीमेटली माइक्रोमीटर के अंदर आपको ये यूज़ किए जाते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो ये 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, मतलब हमारे बाल जितने थिन होते हैं ना, उससे ये थिन ये फाइबर होते हैं, ये वायरिंग होती है, बहुत ही थिन होते हैं। दूसरा फिर अगर हम बात करें क्लैडिंग की, तो क्लैडिंग जो होता है, क्लैडिंग जो होता है ये कोर से थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है। कोर से मतलब बहुत ही ज़्यादा लो नहीं है, कोर से लो क्वालिटी का ग्लास होता है। ट्रांसपेरेंट है ये भी। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इससे थोड़ा कम होता है, 1.48 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। और साइज़ की बात करें थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, बिकॉज इसको कवर ही तो करना है उसने। ठीक है, और कुल मिला के ये पता लगा कि जो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है क्लैडिंग वाले से। तीसरा इसके ऊपर यूज़ होता है बफर कोटिंग। एक टाइप की शील्ड होगी ना, ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए है, फॉर प्रोटेक्शन। भी ऐसा क्यों होता है अब मैं थोड़ा सा आपको वर्किंग का भी बता देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से ये कोर वाला हिस्सा है, ये कोर है। हमें पता है कोर के ऊपर एक और लेयरिंग है, जिसको हमने बोल दिया क्लैडिंग। भाई ये क्लैडिंग वाला हिस्सा है, और कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अंदर वाले का N1 है, क्लैडिंग का N2 है, और हमें पता है N1 इज ग्रेटर देन N2। तो होता क्या है, जब भी हमें एक लाइट सिग्नल को भेजना होता है तो सबसे पहले हम कोर में, ये ग्लास ही तो है, बाहर तो एयर है, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले इसके अंदर लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पे भेजा जाता है। अच्छा, उसको एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस भी बोल देते हैं, भी जितने एंगल पे उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे अंदर एंटर किया, जस्ट नॉर्मली रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट की रे पहुंच गई इधर अंदर। पहले यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसा नहीं कि सीधा। इस पर एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का अपन उसको डिस्कस भी करेंगे। तो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस है, उस पर हमने सेंड किया एक पर्टिकुलर एंगल पे, रिफ्रैक्शन के साथ जैसे यहाँ पर पहुँचा। अब ये अंदर कोर के अंदर है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ही है विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1। अब ये कोर से क्लैडिंग की ओर जा रहा है, डेंसर से रेयर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। और जनरली क्या होता है कि इसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसका ये एंगल जो है वो क्रिटिकल से ज़्यादा होगा। क्रिटिकल से ज़्यादा होते ही लाइट की रे बाहर थोड़ी निकल पाएगी, वो तो यहाँ पर पहुँच गई इस तरफ।
जैसे यहाँ पर पहुँची अगेन उसका जो एंगल है वो किससे बड़ा हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से। तो लाइट की रे क्या है, फिर से बाहर नहीं निकलती, इधर पहुँच जाती है। अगेन यहाँ पर TIR हुआ, फिर से रे इधर पहुँच गई। इसको बनाया ही इस तरह से जाता है कि लाइट की रे बार बार क्या होती रहती है, अंदर TIR की वजह से घूमती रहती है। तो हम क्या करते हैं, एक वन एंड से इस सिग्नल को या लाइट को भेजते हैं और हमें अनदर एंड तक वो रिसीव हो जाता है। इस तरह से हम एक लाइट सिग्नल को हजारों किलोमीटर दूर तक भी भेज सकते हैं विदाउट मच एनर्जी लॉस, बिकॉज इसमें एनर्जी लॉस ना के बराबर होता है। रीज़न बिकॉज यहाँ पर TIR हो रहा है, TIR में जस्ट लाइट को बेंड किया जाता है। अगर वहीं मिरर का यूज़ करते, मिरर से बना लेते तो ठीक है, वो रिफ्लेक्शन करता, लेकिन वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती, जिससे एनर्जी लॉस काफ़ी ज़्यादा होता। तो उसको अवॉइड करने के लिए भाई इस TIR के कंसेप्ट का यूज़ किया और बहुत अच्छे से हम सिग्नल को भेज देते हैं। और इसके बहुत फ़ायदे हैं इस कंसेप्ट के, इस ऑप्टिकल फाइबर के। भाई एप्लीकेशंस के नाम पे बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इसके। अभी मैं इसके एप्लीकेशन बताता हूँ आपको वन बाय वन भी, कहाँ पर इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशन की बात करें, मतलब यूजेस सिंपल बोल दो। इसका यूज़ होता है सबसे पहला इन टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब समझते हो, जब भी हम किसी एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, उसको कम्युनिकेशन बोल देते हैं। यानी हमें किसी एक बात को दूसरे तक पहुंचाना है, वहाँ से कोई दूसरी बात सुननी है, तो उसके लिए ही तो हम यूज़ करते हैं इनका। तो इसको टेली कम्युनिकेशन कहा जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है टेली कम्युनिकेशन के अंदर। इसको आप मान सकते हो कि एक साथ वी कैन सेंड मैनी सिग्नल्स एक साथ। और ऐसा भी नहीं कि एक सिंगल फाइबर, ये जो अभी पीछे स्ट्रक्चर बनाया है ये आपको इतना बड़ा थिक लग रहा है, बट रियलिटी में इसको बनाया जाता है, ये लगभग हमारे हेयर जितना थिन होता है। और एक सिंगल नहीं है, एक बंडल बना लिया जाता है छोटी छोटी ऑप्टिकल फाइबर्स का, और उसको ऑप्टिकल फाइबर बोल देते हैं, और उसका यूज़ किया जाता है। आप सबने देखा होगा हमारे घरों में जनरली जो वाईफाई अगर हम लगवाते हैं, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगवाते हैं या सेट टॉप बॉक्स का कनेक्शन लगवाते हैं, तो वो जनरली वायरिंग जो यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ करते हैं। एक बहुत अच्छी क्वालिटी की कैमराज के साथ भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है अगर हम CCTV कैमराज वगैरह लगवाते हैं तो। ठीक है, तो पहले इनका कई जगह यूज़ किया जाता है, टेलीफोन लाइंस में भी, वैसे अब तो बंद ही हो गया, टेलीफोन लाइंस में भी किया जा सकता है, कहीं बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की बात हो वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है सिग्नल्स के अंदर, वो तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आ ही गया। इसका यूज़ किया जाता है एंडोस्कोपी के अंदर। एंडोस्कोपी नाम सुना होगा आई थिंक सो, बहुत सारे जो बाय वाले बच्चे हैं उनको तो शायद इस बात का पता होगा। ठीक है, हम आम भाषा में क्या होता है कि जनरली आजकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें एंडोस्कोपी टेक्निक का यूज़ किया जाता है इंटरनल पार्ट्स को एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए। तो एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स, तो पहले क्या होता था, देखिए जब भी कोई ऑपरेशन करना होता था तो जनरली बहुत बड़ा कट लगाया जाता था बॉडी पे, फिर वहाँ से ऑपरेट किया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, तो छोटी छोटी जगह पर ही कट लगाते हैं। जनरली इंटरनल पार्ट को देखने के लिए एक ट्यूब अंदर सेंड करते हैं बॉडी के। ठीक है, उस ट्यूब में एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर ही है वो, और कैमरा उसमें लगा होता है जिससे अंदर की इमेजेस हम तक मिलती रहती हैं। तो एंडोस्कोपी से डॉक्टर एक स्क्रीन पे ही सब कुछ देखता रहता है। इवन आपने देखा होगा कि गले से एक ट्यूब को डालकर भी पूरा एसोफेगस यानी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक को देखा जा सकता है। ये इवन पॉसिबल है एंडोस्कोपी के थ्रू, और एंडोस्कोपी आपको पता है इसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ है। ठीक है, उसके बाद इसका यूज़ किया जाता है टू ट्रांसमिट द इमेजेस। जैसे हम सिग्नल्स भेजते हैं, सिग्नल कैन बी ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल हो सकता है, एंड इवन इमेजेस भी हो सकती हैं सिग्नल। इन सब में इनको यूज़ किया जा सकता है, यार बहुत अच्छी क्वालिटी की वायर्स होती हैं। ब्लड फ्लो को भी मेज़र किया जाता है, फोटोमेट्री कहा जाता है, मेजरिंग ब्लड फ्लो इन हार्ट, ब्लड फ्लो इन हार्ट, उसको भी चेक किया जाता है, कहीं कहीं कोई वेन या कोई आर्टरी कोलैप्स तो नहीं होगी, उसको चेक करने के लिए एक अंदर ट्यूब भेजी जाती है ना, जिसको एंजियोग्राफी कहा जाता है, शायद आपको पता होगा, एंजियोग्राफी करवाई जाती है। तो उसमें यही तो होता है, चेक करने के लिए। ठीक है, और रिफ्रैक्टोमीटर्स में भी होते हैं, टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टोमीटर नाम से एक इंस्ट्रूमेंट होता है,
स्पेक्ट्रोमीटर, उसके अंदर भी इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस ऑफ व्हाट ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के ये कुछ यूजेस हैं।